जब आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप किस तरीके से इस महामारी का सामना करेंगे। गरीब आदमी है वो मारा जा रहा है, रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनके लिए तो नारायणा खुला हुआ है, और तक कि गाने गाने के लिए भी डॉक्टर्स रखे हुए हैं उनके लिए। टोल का विरोध करने के ऊपर भी जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कहते थे कि लखनपुर में जाजिया जो है ये लगाया गया है पिछले कई सालों से, जब हम आएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। और चीफ मिनिस्टर बनेंगे कैसे आप भाई साहब, पहले ये तो बताइए। जब आपके बराबर के एमएलए थे आपके और पीडीपी के, तब नहीं आप बने, तब आपने सरेंडर कर दिया। मेरे ख्याल में उनको एक अंदेशा ये हो गया है कि अब लोग उनको यहाँ बीजेपी वालों को यहाँ पनपने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में, और इसीलिए वो कहते हैं अब नेशनल और इंटरनेशनल। और लड़कियों ने खास तौर पर बूट भी पॉलिश किए। बिल्कुल बीजेपी की हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो कहते थे कि नौजवानों का सशक्तिकरण होगा, युवा सशक्तिकरण हमारे राज्य में होगा जब हमारी सरकार आएगी, जो कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, आज 7वां साल जो है वो लग रहा है यहाँ केंद्र में सरकार। लगा तो कोई नहीं, लेकिन निकाले जो हैं वो अनगिनत हैं। जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर यूटी में लगातार एक बार फिर से जो विरोध के स्वर हैं वो गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, और कई ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिसके ऊपर आज चर्चा करना काफी ज्यादा जरूरी है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो एक बर्निंग इशू चल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो लगातार ऐसा लगता है कि खुद वेंटिलेटर पर आ चुकी हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, क्योंकि कोविड-19 ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पोल खोल के रख दी है कि आखिर सुविधाओं के नाम पर जो पेशेंट इलाज करवाने के लिए अस्पतालों में रुक करते हैं उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और आज जिस तरह से कोविड की वजह से कई मौतें हो रही हैं, तो कारण है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अस्पतालों में निरंतर नहीं मिल पा रही है मरीजों को। एक ये बर्निंग इशू है। दूसरा, किसान बिल को लेकर अगर बात करें तो लगातार किसानों का भी विरोध प्रदर्शन जारी है, और किसानों का कहना है ये जो बिल पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा, ये एंटी फार्मर बिल है। और तीसरा है जो टोल प्लाजा का इशू। तो आज इन तीनों इश्यूज पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पैंथर्स पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी हैं, और उसी के साथ साथ पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल जी भी हैं। आज इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करना आज काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि आखिर किसी तरह से इन सारी मुश्किलों का हल किया जा सके। तो सर बहुत बहुत स्वागत है जेके मीडिया में आपका। आज 3 बड़े इशू जो हैं वो बर्निंग इशू हैं। कई ऐसे इशूज़ हैं जिसके ऊपर आज काम नहीं किया जा रहा। अगर गिनती की जाए तो वो गिनती शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन इस समय कोविड के इस पैंडेमिक सिचुएशन में लगातार जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो चरमरा चुकी हैं पूरी तरह से। क्या कहना चाहते हैं? इतना जो मिसमैनेजमेंट किया जा रहा है, आखिर जो मरीजों की जान है वो आप ये कह सकते हैं कि सूली पर लटकी हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषि के यूनियन टेरिटरी बनते ही इतनी ज़्यादा लोगों को समस्याएं पैदा हो चुकी हैं कि उनकी गिनती करना, समस्याओं की गिनती करना भी जो है वो इस वक्त मुश्किल है, और उनके ऊपर चर्चा करना जो है उसके लिए बहुत समय चाहिए होगा। तो आपने जो इश्यूज़ आज के लिए आइडेंटिफाई किए हैं ये बहुत ही अहम इश्यूज़ हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से कोरोना महामारी जो है वो दिन प्रतिदिन फैलती जा रही है, और एक बहुत बड़ा खतरा लोगों के सिरों के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं हमारी वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। और आपने ठीक कहा कि वेंटिलेटर के ऊपर है इस वक्त हमारा जो हेल्थ सिस्टम है, क्योंकि सुविधाएं लोगों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और दिन प्रतिदिन केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर जो है स्वेल होता जा रहा है, और इसकी रोकथाम के लिए भी सरकार जो है कोई प्रयास नहीं कर पा रही है, सफल नहीं हो पा रही है। और जो सुविधाएं देनी चाहिए थी लोगों को, जो स्वास्थ्य सेवाएं देनी चाहिए थी, वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हॉस्पिटल में तो जगह ही नहीं मिलती है, और उनको यात्री निवासों में रखा हुआ है, हॉस्टल्स में रखा हुआ है, कहीं कहीं रखा हुआ है, और जहां उनको रोटी भी हमने देखा फेंक के दी जा रही है। उनको अटेंड करने के लिए कोई भी नहीं है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इक्विपमेंट्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। जब आपके पास ऑक्सीजन ही नहीं है तो आप किस तरीके से
इस महामारी का सामना करेंगे। निश्चय ही मौतें जो हो रही हैं उनका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आपके पास लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स डिवाइसेस नहीं है। ऑक्सीजन भी अगर आपके पास नहीं है तो आप किस तरीके से लोगों को बचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीब आदमी है वो मारा जा रहा है। जो पहुंच वाले लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या कहीं कनेक्टेड हैं जो लोग, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। जैसे नारायणा में आपने देखा था कि जो भी ये बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या पार्टी में रूलिंग पार्टी के लोग हैं उनके लिए तो नारायणा खुला हुआ है और उनका पूरा केयर जो है वो हो रहा है। डॉक्टर्स जो है 24 आवर्स राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। जहाँ तक कि गाने के लिए भी डॉक्टर्स रखे हुए हैं उनके लिए, जो उनको एंटरटेन करते हैं वहाँ जब वो बीमार होते हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, ये बहुत हैरानगी की बात है, बहुत ही कंसर्न की बात है कि वो जो है वो बगैर टेस्ट के ही जो मर रहा है, बगैर सुविधाओं के जो है वो मर रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। अगर इसको रोका नहीं जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई इंसान बच पाएगा। जिस तरीके से ये फैल रहा है और जिस तरीके से हुकूमत जो है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो फेल हो चुका है इस चीज़ को रोकने में, इसको रिस्ट्रेन करने में, इसके ऊपर अंकुश लगाने में पूरी तरीके से वो विफल हो चुका है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो उनको जो सुविधाएं वो मिल जाती है और अक्सर ये जीएमसी में भी देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं वो लोग जिनको ज़रूरत है, जो घर से ही क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी जाती, लेकिन कोई सिफारिश ही अगर आ जाता है तो उसे हर किस तरह की सुविधा भी मिल जाती है। देखिए, ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि गरीब की जान की कीमत नहीं है। जो पहुंच वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन गरीब आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है इस सरकार में। उसके भी उतने ही अधिकार हैं। एक जमहूरी निज़ाम में हमारे संविधान ने उतने ही अधिकार एक गरीब आदमी को दिए हैं जितने एक इन्फ्लुएंशियल आदमी को या एक अमीर आदमी को दिए हैं। लेकिन ये ड्यूल स्टैंडर्ड्स अपनाकर गरीब आदमी को नज़रअंदाज करना, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं है, उसके लिए वेंटिलेटर नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हमारी नोटिस में हैं जहां लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिला, जहां उनको ये सहूलियात नहीं मिली और जो लोग ऐसे लोग थे, वो जो गरीब लोग थे, वो अपनी जान से हाथ गवा बैठे। और सरकार ने क्या किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 7 महीना से ज़्यादा हो चुका है इस महामारी को यहाँ फैले हुए और उस वक़्त से ही ये कहा जा रहा था कि ये विकराल रूप आने वाले वक़्त में ले सकती है। इसके लिए और ले रहा है और उसके लिए तैयारी की जानी चाहिए। और ये कहा गया था उस वक़्त कि फैसिलिटीज़ बढ़ाइए। मैंने ऋषि जी एक लेख भी इसके ऊपर बहुत बड़ा लिखा था जो अखबारों में भी छपा, न्यूज़ आइटम के रूप में नहीं बल्कि एक आर्टिकल की शक्ल में मैंने लिखा था, जो जनवरी माह में लिखा था कि ये एक बहुत बड़ा घातक रोग जो है बनकर उभरेगा आने वाले वक्त में। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि नए बेड्स जो हॉस्पिटल्स कोई नए बनाए जा सकें, नया इक्विपमेंट्स लिया जा सके, क्योंकि लोगों की जान बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता जो है वो सरकार की होनी चाहिए। और इसके लिए तैयारी आप करके रख लीजिए। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि दूसरे मुल्कों में तो 15-15 दिनों में तो हॉस्पिटल भी नए तैयार कर लिए उन लोगों ने, लेकिन हम तो हॉस्पिटल तो छोड़िए, कोई इक्विपमेंट भी एडिशनल हम नहीं ला सके। आज डॉक्टर्स जो है वो भी परेशान हैं क्योंकि PPE किट्स और मास्क के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट मार्केट में आ रहे हैं, सैनिटाइजर डुप्लीकेट मार्केट में आ रहे हैं। कम से कम उनको ही आप चेक कर लेते और क्वालिटी इक्विपमेंट जो है हमारे कोरोना वॉरियर्स को आप मुहैया करते ताकि वो अपने ठीक तरीके से कर सकते। आज इतनी शॉर्टेज है हेल्थ सेक्टर में, डॉक्टर्स की, नर्सिस की, पैरामेडिकल स्टाफ की। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कोरोना के दौरान लगभग 1200 हेल्थ कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया सर्विसेज से। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब आपको ऐसे स्टाफ की और ज़्यादा ज़रूरत थी कि जितना ज़्यादा हो, क्योंकि आपको इनकी सेवाएं चाहिए और यही आपको ट्रीटमेंट अगर देंगे तभी आप इस कोरोना महामारी से जो है वो मुकाबला कर सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्टर्स की कमी हो गई, हेल्थ वर्कर्स की कमी हो गई, जो
पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी कमी होगी, तो किस तरीके से आप सामना कर सकते हैं कोरोना का। ये एक बहुत ही नेग्लिजेंट है, रादर क्रिमिनली नेग्लिजेंट अप्रोच है। और मुझे लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी, जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, वो भी जवाबदेह हैं इस समाज को कि आप पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में असफल हुए हैं। ये हमें कहना पड़ रहा है, मजबूरी में कहना पड़ रहा है, क्योंकि हकीकत है ये। और लोगों की जो बेशकीमती जानों का नुकसान हो रहा है, वो एक बहुत ही चिंता की बात है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और प्रश्न पूछूंगा कि आज वो पेशेंट जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, डॉक्टर्स उन्हें नहीं पूछ रहे, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं, उनको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट जो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दिया जा रहा, मात्र नाम लिख लिया जाता है कि आप पॉजिटिव हैं, आगे कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की जा रही है। देखिए, इसमें हम सब डॉक्टर्स को एक ही पैमाने के ऊपर जो है वो नहीं रख सकते हैं, से एक पैमाने से नहीं आंक सकते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सेवाएं दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे भी होंगे जो शायद पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए भी मैं ये मानता हूं कि जब बोझ आपका लिमिटेड डॉक्टर्स के ऊपर पड़ता है, तो उनको भी जो है इससे बहुत ज़्यादा एक परेशानी होती है। आप डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट ही नहीं कर पाए, आपके पास ट्रेंड लोग अवेलेबल हैं, जो स्पेशलाइजेशन जिन लोगों ने की है और घर में बैठे हुए हैं, उन लोगों को आप नहीं लगा रहे हैं। ट्रेंड आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ है, कई हज़ार लोग हैं, और उनको आप नहीं लगा रहे हैं। और अभी जिन लोगों ने, एक बड़ी और हैरानगी की बात मुझे ये लगती है कि जिन लोगों ने ट्रेनिंग भी की हुई है, जो पैरामेडिकल स्टाफ की, जो फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, अब ये कहा जा रहा है कि उनकी डिग्रियां जो हैं, उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती जो स्टेट बनने से पहले दी गई। इन्होंने भी वही कोर्स किया है जो पहले स्टेट खत्म होने से पहले जो लोगों ने किया हुआ। अब कहते हैं यूनियन टेरिटरी बन गई, अब यहाँ सेंट्रल फार्मेसी एक्ट आ गया है, और उन लोगों को कह रहे हैं ना तो रजिस्ट्रेशन होगी, ना आपको लाइसेंसेस इशू किया जाएंगे। तो ये बड़ा अजीबोगरीब फैसले जो यहाँ लिए जा रहे हैं, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पूरे तरीके से लगता है। और इस तरीके से आप हेल्थ सेक्टर को, जो एक बहुत ही क्रूशियल सेक्टर है, लोगों की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर है, आप उसको जो है उसके साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे हैं, और लोगों की ज़िंदगी को आप इस तरीके से नहीं बचा सकते हैं। ये हम इनसे कहना चाहते हैं। कुंडू साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप भी पूर्व मंत्री हैं और सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी को आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन आज इस सवाल कहीं ना कहीं किसानों के साथ भी जुड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा एक अहम मुद्दा बन चुका है कि जो बिल लाया जा रहा है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि ये बिल जो है ये एंटी फार्मर बिल है। क्या कहना चाहते हैं? आज जिस तरह से उनके द्वारा ये मांग की जा रही कि एमएसपी जो है वो ऐड की जानी चाहिए, और जो मंडियां, जो आड़त जिसको आप कहते हैं, उसे ख़त्म किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि किसान को अगर आने वाले दिनों में आय इनकम होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गारंटी नहीं जो वो हो सकती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब ये बिल पार्लियामेंट में आया उस समय इसका विरोध हुआ, तो हम ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी में पहले सरकार को उन किसानों से, जो किसानों के नेता हैं, उनसे मीटिंग होनी चाहिए। अगर उनको ये बिल जो है उनको कबूल नहीं है, तो मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी में ज़बरदस्ती करना ये कहीं भी डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। और आज पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का जितना भी हमारा किसान है, वो सभी रेलों के पटरियों के ऊपर है, वो अपना विरोध धरना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार को ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। और जो शुरू से ये सरकार की जो दादागिरी रही है, इवन दो के जो इन्होंने बड़े बड़े स्लोगन दिए थे, बड़े बड़े अपने आने से पहले लोगों से वायदे किए थे, वो आज सारे जुमले साबित हुए। तो हम यही कहेंगे कि किसानों की बात सुनी जाए, उनकी जो बात है उसको गौर किया जाए, और जहाँ जहाँ उनको नुकसान होता है कि वो ना तो वो बिल पास करना चाहिए, अगर सरकार ने किसी तरीके से अगर पास भी किया है तो उसको दोबारा अमेंडमेंट करनी चाहिए, दोबारा उसको सोचना चाहिए, ताकि किसानों को किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन किसानों का तो ये भी कहना है कि माफ कीजिए, केंद्र सरकार का जो बिचौलिया है उसे खत्म कर दिया गया, जो डायरेक्ट इनकम है वो किसानों के खाते में आएगी। इसको लेकर तो कहीं ना कहीं ये जो एक भ्रम बनाया जा रहा है या बन रहा है भ्रम, क्या आपको नहीं लगता कि ये कांग्रेस, माफ कीजिए, जो किसानों के हित में है?
देखिए, अगर किसानों में किसानों के हित में होता तो ये सरकार की जमाबारी बनती है कि लोगों को पहले अवेयर किया जाए, उस पर सेमिनार कराए जाएं कि आपको कहाँ नुकसान हो रहा है। ओवरऑल किसानों को नुकसान हो रहा है। ये जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, अब इन लोगों का ये गला उठाएंगे, इनका राशन उठाएंगे, कमर्शलाइज किया जा रहा है। और जो मंडियाँ हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो इनका एक रहता है ना कि इनके ऊपर से ही आदमी उठा सकता है, तो वो तो रहना चाहिए इनका, वो भी खत्म कर दिया गया है। अब इनका कोई बेस ही नहीं रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ये किसानों के साथ सरासर धोखा है और सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए। और आज किसान ही है, आज मोदी साहब भी कहते हैं कि 3 महीने का राशन दिया जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है? ये कोई इंडस्ट्री में नहीं बन रहा है, ये किसानों की देन है जो मुफ्त में बांट रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि किसानों की बात माननी चाहिए। और किसान ही ऐसा है कि जिसका लोगों के जागने से पहले दूध, आटा, ब्रेड, राशन जो है वो बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी के घर में पहुंच रहा है। ये किसानों की देन है और किसानों की बातों को मानना पड़ेगा। चलिए सर, मैं आखिरी में एक मुद्दा लूँगा टोल का। कठुआ में जिस तरह से आपने देखा कि क्या वहाँ पर एपिसोड जो है वो सामने आया कि टोल का विरोध करने के ऊपर गिरफ्तारी, और वो भी कड़ियाँ बांधकर, बड़ा अजीब सा लगता है। जो लगातार एक आवाज़ जो है उठाई जा रही है कि टोल प्लाजाज को यहाँ से हटाया जाए, जो कि गैर कानूनी तरीके से लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो टोल का विरोध कर रहा है उसके साथ इस तरह का व्यवहार। देखिए, बहुत हास्यास्पद भी लगता है और बहुत अफसोसनाक भी है कि टोल का विरोध करने के ऊपर भी जो है वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कहते थे कि लखनपुर में जाजिया जो है ये लगाया गया है पिछले कई सालों से, जब हम आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आपकी सरकार में नहीं, आज वहाँ टोल लगा, वहाँ ही नहीं लगाया बल्कि और बहुत सारी जगहों पे लगाया है। जम्मू प्रांत में, जम्मू के आसपास जो है वो 4 जगह टोल प्लाजाज लगाए गए हैं। नाशरी में है, बन में है, सरोर में है और अब लखनपुर में लगा दिया गया। जो आप बड़े बड़े दावे करते थे, मैं कहता हूँ उसका तो लोग तो जानना चाहते हैं ना, उसका क्या हुआ। आप तो कहते थे कि ऐसा कुछ हम होने नहीं देंगे। 4 टोल प्लाजाज आपने लगा दिए, 2 टोल प्लाजाज आप और लगाने जा रहे हैं, जो एक रिंग रोड पे लगाने का प्रावधान है, एक अखनूर रोड पे लगाने का प्रावधान है। यानी 6 टोल प्लाजाज अगर आप जम्मू को देंगे, मंदिरों के शहर को आपने पूरे मुल्क में टोल प्लाजा के शहर से मशहूर कर दिया है। और जब पैंथर्स पार्टी के लोगों ने ये मसला उठाया कठुआ में, तो देखिए क्या उनके साथ हुआ। मारपीट उनके साथ की गई पुलिस द्वारा, अरेस्ट उनको 3 दिनों से किया हुआ है और हथकड़ी डलवा के उनको जो है वो ले जाया जा रहा है। हैरानगी की बात है, हथकड़ी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसी को नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ना हो। अगर कोई बहुत बड़ा कातिल है या बहुत बड़ा शातिर मुजरिम है तो चलिए कहीं और आपको लगता है ये भाग जाएगा, उस स्थिति में अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि हथकड़ी नहीं लग सकती है। अरे हथकड़ी तो विकास दुबे को भी नहीं लगाई गई थी जब उसको आपने मध्य प्रदेश से पकड़कर यूपी में लाया, जिसके ऊपर पता नहीं कितने ही लोगों को कत्ल करने के मुकदमे चल रहे थे। लेकिन पैंथर पार्टी का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको इसलिए जो है गिरफ्तार किया गया और हथकड़ी भी लगा दी गई क्योंकि वो टोल प्लाजा के विरोध कर रहे थे और एक मशाल का जुलूस निकाल रहे थे वहाँ कि ये जो है ये सरासर गलत है टोल यहाँ लगाना। लेकिन यहाँ की हुकूमत को वो रास नहीं आया और यहाँ बर्दाश्त भी नहीं किया जाता है। ऋषि जी, आपको पता है कि जो भी बोलता है उसको किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश करती है और पैंथर्स पार्टी तो इनकी आंखों में जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा वो कहना अटक रही है कि यही लोग हैं जो बार बार लोगों की आवाज़ उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की गलत पॉलिसियों का जो है वो खुलासा करते हैं, उनका पर्दाफाश भी करते हैं, उनको एक्सपोज भी करते हैं। इसीलिए ये जो है ज़ोर ज़बरदस्ती से और दमन की राजनीति यहाँ चलाई जा रही है। बड़ा अजीब लगता है कि इस किस्म के फैसले यहाँ लिए जाते हैं। और मैं तो लोगों से भी ये कहूँगा कि ये टोल प्लाज़ा जो है हटाने के लिए अगर पैंथर्स पार्टी के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं तो ये फ़ायदा रॉबिन शर्मा को या उन 4-6 लोगों को नहीं होगा पैंथर पार्टी के, तो सबके भलाई के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सबको
एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर आना चाहिए और इसके संदर्भ में आवाज़ उठानी चाहिए। और किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया गया है, क्यों गिरफ्तार किया गया है। आज आतंकी तो खुलेआम घूम रहे हैं। आपने तो बीजेपी की सरकार ने तो 11,000 पत्थरबाजों को भी रिहा किया था, जिनको ये राष्ट्र विरोधी कहते थे और ये कहते थे कि राष्ट्र जो विरोध का केस जो है, देशद्रोह का केस जो है, सेडिशन का केस जो है इन पत्थरबाजों, लेकिन उनके लिए भी पॉलिसी बनाई। लेकिन जो एक डेमोक्रेसी में अपना जो है एक जमहूरी अधिकार जो है उसके तहत बात अपनी करता है, उसको इस तरीके से अरेस्ट करना कहाँ तक जायज़ है, मैं इन्हीं लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ और आम जनता के ऊपर छोड़ता हूँ और उस सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ जो अकाउंटेबिलिटी के और ट्रांसपेरेंसी के बड़े बड़े वादे करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ये टोल जल्द ही हटा दिए जाएंगे जब वो सत्ता में आएंगे, जब वो चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का होगा। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और चीफ मिनिस्टर बनेंगे कैसे आप भाई साहब, पहले ये तो बताइए। जब आपके बराबर के एमएलए थे आपके और पीडीपी के, तब नहीं आप बने, तब आपने सरेंडर कर दिया कि जब तक ये इत्तेहाद रहेगा बीजेपी पीडीपी का, तब तक पीडीपी का जो लीडर होगा वही चीफ मिनिस्टर रहेगा। ये आपने एजेंडा ऑफ अलायंस जब उनके साथ बनाया था उसमें लिखा। फिर जब सरकार गिर गई तो एक बार फिर से सरकार बनाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, आपको याद होगा। उस वक़्त इन्होंने ये कहा था कि हम ये जो पीडीपीएनसी को रोकने के लिए और कांग्रेस को हम जो है चीफ मिनिस्टर की दावेदारी जो है वो कश्मीर में ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो लोन साहब हैं उनको बना देंगे चीफ मिनिस्टर। अरे आपके इतने एमएलए होने के बावजूद भी आपको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तब नहीं मिला, आपने कश्मीर में जाके ही ढूंढा। और आज आप अपनी पार्टी के साथ जो है मिलकर जो है वो अपनी सियासत को आगे ले जा रहे हैं। आप कश्मीर में ही ढूंढेंगे हमेशा। बीजेपी के अगर 45 भी हो गए ना, तब भी ये कश्मीर में जाकर ढूंढेंगे चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट जो है वो पहले वो भी होना चाहिए, एक चेहरा भी होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, खुद ही जानते हैं कि इनके पास कोई नहीं है, इसलिए ये वहाँ ढूंढते हैं। तो ना तो चीफ मिनिस्टर होगा। अब चीफ मिनिस्टर क्या है, अब तो लोग आपके साथ क्या सलूक करने वाले हैं शायद इस बात का अंदाज़ा आपको भी नहीं है। जो कुछ आपने किया है, जितने मसले ऋषि आपने भी गिने हैं, और जैसे हमने कहा कि मसले इतने ज़्यादा हैं तो अगर आप कभी जाकर देखेंगे तो हर चौक के ऊपर जो है एक धरना जो है वो जम्मू के अंदर लगा हुआ है, जो लोगों की मायूसी और निराशा का प्रतीक है। और यही लोग आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को एक करारा जवाब भी देंगे। लेकिन आज हम लोकल इश्यूज पर बात कर रहे हैं और लगातार लोकल इश्यूज अगर खत्म नहीं होंगे तो शायद डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन आज रैना साहब का ये कहना कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल की बातें पूछिए, लोकल की नहीं पूछिए, क्या कहाँ तक इसे जायज समझते हैं? क्या जनता को लगातार आपको नहीं लगता कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या लोकल डिमांड्स नहीं सुनी जाएंगी तो किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगी? मेरे ख्याल में उनको एक अंदेशा ये हो गया है कि अब लोग उनको यहाँ बीजेपी वालों को यहाँ पनपने नहीं देंगे जम्मू कश्मीर में, और इसीलिए वो कहते हैं अब नेशनल और इंटरनेशनल। हम भी यही कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है, लखनपुर के पार ही चले जाएं आप बीजेपी वाले तो बहुत अच्छा है, और वहाँ जाकर ही अपनी सियासत चलाइए और नेशनल बातें भी कीजिए और इंटरनेशनल बातें भी कीजिए। यहाँ तो हमारे लोकल इश्यूज़ ही हैं, और लोकल इश्यूज़ को अगर आज कोई उठा रहा है या लोकल इश्यूज़ को हल करवाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वाहिद और वाहिद पैंथर्स पार्टी है। आखिर में पूछूंगा, क्या आज ज़रूरत है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी हैं, ग्राउंड पर आकर निकलें और लोगों की समस्याओं का हल करें? और शायद इसलिए ये चर्चाएं हम लगातार करते आ रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से किसी तरह से ये बातें ऊपर पहुंचे और उनका आने वाले दिनों में हल हो और जम्मू कश्मीर में एक अच्छा माहौल हो। क्योंकि लगातार उम्मीदें तो ये की जा रही थी कि यूटी बनने के बाद जो वो माहौल ठीक होगा, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उसी तरह से यूटी बनने के बाद विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। चाहे वो रैबरे खेल के एम्प्लॉयज़ की बात करें या मनरेगा एम्प्लॉयज़ की बात करें, कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा है। नौजवानों के अंदर आज की तारीख में इतना गुस्सा है कि उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं उनका दर्द जो है अगर कोई महसूस करे तो उसको लगेगा बीजेपी को शायद उस दर्द का एहसास ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये गुस्सा जो है आने वाले वक्त में विस्फोटक साबित हो सकता है, और
जिस तरीके से आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, कोरोना के दौरान धरने हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा नौजवानों के ऊपर प्रेशर होने के बावजूद भी उनको दबाया जाता है, उनको कहा जाता है आप बाहर निकलोगे तो आपके ऊपर केसेस लगाए जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बावजूद भी नौजवान जो है वो बाहर निकल रहा है। ये पहली बार ही हुआ है कि नौजवानों ने बाहर निकलकर, पढ़े लिखे नौजवानों ने और लड़कियों ने खास तौर पर बूट भी पॉलिश किए। बिल्कुल बीजेपी की हुकूमत में ऐसा हो रहा है। जो कहते थे कि नौजवानों का सशक्तिकरण होगा, युवा सशक्तिकरण हमारे राज्य में होगा जब हमारी सरकार आएगी, जो कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी हम हर साल देंगे, आज 7वां साल जो है वो लग रहा है। यहाँ केंद्र में सरकार लगा तो कोई नहीं, लेकिन निकाले जो हैं वो अनगिनत हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, समागरा के टीचर्स हैं, जो प्रोसीजर के तहत लगे थे लोग उनको भी निकाल दिया। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो SRO 24 के तहत लगे थे उनको निकाल दिया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो लगे थे उनको निकाल दिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को निकाला गया। इसी तरीके से J&K बैंक में जिन लोगों ने जो है इतनी फी दी हुई थी, 9.5 करोड़ रुपया फीस का इकट्ठा हुआ, और 2-2 साल नौजवानों ने कोचिंग लेके जब ट्रेनिंग करके एग्जाम दिया, फिर कहा गया कि ये तो कैंसिल हो गया है, उसको भी जो है इन्होंने खारिज कर दिया उस इंटरव्यू को, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कहा गया कि जम्मू के लोग इस लिस्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। अरे कितना और ज़्यादा जम्मू के लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे आप? इन नौजवानों के साथ आप कितना खिलवाड़ करेंगे? कश्मीर में तो आप बड़े बड़े ऐलान करते थे, वहाँ पत्थरबाजों के लिए भी आपने स्कीमें बनाई, मिलिटेंटों के बच्चों के लिए आपने कहा कि स्कॉलरशिप डबल कर देंगे, और जब पूछा गया कि आपने उनको छोड़ भी दिया जिनके खिलाफ आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाना चाहते थे, तो वहां से एक बयान आता है दिल्ली से कि ये हमारे बच्चे हैं। वो आपके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन ये किसके बच्चे हैं जो जम्मू में सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं? आज देख लीजिए, रहबरे खेल वालों को देख लीजिए, NYC वालों को देख लीजिए, नेशनल यूथ वॉलंटियर्स जो है उनको देख लीजिए, फार्मासिस्ट को देख लीजिए, जिनकी डिग्री 25,000 नौजवानों की डिग्री जो है उसको आप वैध मानने के लिए तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि अब यूनियन टेरिटरी बनने के बाद नया कानून आ गया है, अब स्टेट नहीं रही है तो सेंटर के कानून के तहत आप डिप्लोमा करेंगे। रोजगार दिए, उनके भी रोजगार छीने जा रहे हैं, उनके भी छीने जा रहे हैं। और जैसे देख लीजिए आप, मनरेगा के कर्मचारी धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके साथ आपने वादे किए। NHM के कर्मचारी हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं, मैं किस किस की बात सुनाऊं? हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो CLT लगे हुए हैं उनके साथ भी क्या कर रहे हैं आप? जो डेली वेजेस हैं उनको 3 लोगों ने तो आत्महत्या की है, जो अखबारों में आता रहा है। डेली वेजेस PHE के हैं, PWD के हैं, पावर डिपार्टमेंट के हैं। पावर डिपार्टमेंट में तो ऐसे भी हैं जिनकी बाजुएं कट गई, जिनकी टांगें कट गई नौकरी करते हुए, लेकिन कुछ नहीं किया सरकार। इन इश्यूज पर आज काम करने की जरूरत है। इन इश्यूज के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। और नौजवानों से भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपके आत्मसम्मान के साथ इन्होंने एक धोखा किया, क्योंकि आपके साथ वादे किए लेकिन जब उनको पूरा करने की बात आई तो आपको पूरे तरीके से इन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया। और जिस तरीके से आज के दौर में नौजवान जो है इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और कोरोना के दौरान में लोगों के ऊपर जो है एक भुखमरी जो है वो फैली हुई है, तो ये आने वाले वक्त में जो है ये इसका खुमाइजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। और नौजवानों को इतना ज़्यादा जो है इग्नोर जो किया गया है, इतना निगलेक्ट किया गया है, इतना नज़रअंदाज किया गया है, उससे किसी का दिल भी पसीज सकता है। अगर नहीं पसीज रहा है तो इन बीजेपी के नेताओं का जो सत्ता के नशे में चूर, इनकी परेशानियों को समझने में पूरी तरीके से जो है वो नाकाम हो चुके हैं और समझने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया JK मीडिया से बात करने के लिए आप दोनों का। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी और यशपाल कुंडल जी। और लगातार आज चर्चाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, और ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर UT में बने हुए हैं, किसी भी इशू को आप ले लीजिए, आज हर एक इशू जो है वो बर्निंग इशू बनता जा रहा है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में कहा था, ये 3 इशूज जो है वो बर्निंग इशू है, लेकिन इसी के साथ साथ जो युवाओं की मांग है, चाहे वो मनरेगा एम्प्लॉयज़ की बात कर लें या रहबरे खेल के एम्प्लॉयज़ की बात कर लें, आज कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और आज इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जो काम अभी नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ सियासी पार्टियों की बात करें तो लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जम्मू के जो लोकल इश्यूज हैं उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम आगे भी इस तरह की चर्चाएं जो है वो लगातार करते रहेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।